हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग डिस्कशन करने वाले थे आज के कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जहां मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और उसका जो काम होता है उसका बेसिक काम जो होता है सिंथेसिस करना प्रोटीन का या लिपिड का सिंथेसिस करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो ये बहुत सारे मैंने आप लोगों को इसके काम ज्यादा अभी नहीं बताए हैं, वो हम आगे बताएंगे इसके फंक्शन के बारे में। कल मैंने आप लोगों से एक चीज और भी कही थी कि इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से हैं वो पार्ट? एक होता है आपका सिस्टर्नी, फिर आता है वेसिकल, फिर आता है ट्यूब्यूल्स। ठीक है बच्चों, जब भी हम लोग बात करते हैं गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो हम इन 3 संरचनाओं के बारे में विशेष ध्यान देते हैं। जहां की जो पहली संरचना है वो है सिस्टर्नी। तो हम पहली वाली संरचना के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। बेटा, सिस्टर्नी जो होती हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है? चपटे थैले जैसी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैक लाइक, या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं कि चपटे थैलेनुमा संरचना। ठीक है, इसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी? सैक लाइक या थैलेनुमा संरचना होती है ये। इसका जो आकार होता है वो लगभग 4 से 5 नैनोमीटर का या 40 से लेके 45 एंगस्ट्रॉम के आसपास का इसका जो आकार है वो होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक आपको ध्यान देने वाली बात आपको क्या खास होगी, अगर आप देख रहे हो तो ये एक तरह से रो में है, एक तरह की पैरेलल रो के प्रेजेंस में होती है। ये इनकी जो ये कैसे प्रेजेंट होती हैं? ये एक तरह से पैरेलल समानांतर क्रम के अंदर ये उपस्थित होती हैं, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरी ये उपस्थित होती है, यानी कि पैरेलल फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं। जहां जहां प्रोटीन का सेंसलेशन होगा, जिस जिस पोर्शन में, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, जिनका काम होता है सिक्रीशन करने का, जिनका काम होता है या तो वो एंजाइम बनाती हैं या वो हार्मोन बनाती हैं। इस तरह की जो भी संरचनाएं बनती हैं, इस तरह के जो प्रोटीन्स बनते हैं, ये वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पे जो सेल होंगी वो वेल डेवलप्ड होंगी और उसके अंदर जो ये सिस्टर्नी होती हैं ये एक वेल डिफाइंड होती हैं, बहुत ही सुविकसित होती हैं, जहां भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो इनका बेसिक कार्य क्या होगा? इनका बेसिक काम जो होगा वो कहाँ काम में आती है? ये प्रोटीन के संश्लेषण के अंदर काम में आती हैं। तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में हमेशा रखने की तरफ होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेसिकल्स के बारे में। वेसिकल्स की स्ट्रक्चर जो होती है, पहली बात तो ये वेसिकल्स होती क्या है? और वेसिकल्स जो होती हैं ये गोल संरचनाएं, इसको मैं थोड़ा अभी लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, इस तरह से ये वाली ये संरचनाएं जो हैं ये एक तरह की क्या होती हैं? वेसिकल्स। वेसिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह की ये पुट्टिकाएं, इनको हम लोग नाम देते हैं। जो वेसिकल्स जो होती हैं, हाँ, इनको हम क्या नाम देते हैं? पुट्टिकाएं बोलते हैं इनको हम हिंदी के अंदर। तो जो ये पुट्टिकाएं हैं इनकी जो व्यास होगा तो वो हम लोग मान के चलते हैं 25 से लेके 50 नैनोमीटर तक के आसपास का होता है। बच्चों, एक चीज आपको ध्यान देने वाली ये है कि एंड मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही डेवलपमेंट होता है आगे गोल्जी काय का। तो जब गोल्जी काय का आगे निर्माण हो रहा है तो गोल्जी काय के निर्माण के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि गोल्जी काय का निर्माण हो रहा है। गोल्जी काय का काम क्या होता है? ये एक तरह का पोस्टमैन की तरह से बिहेव करता है कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो चुका है, यानी कि जो प्रोटीन का निर्माण हो चुका है, उस प्रोटीन को ये आगे पैक करके आगे भेजता है। ठीक है, तो ऐसी ही प्रोटीन को जो पैकिंग होती है ये इन पुटिकाओं के अंदर होती है। तो इनका मेन काम क्या आता है? इनका मेन काम जो आता है वो पैकेजिंग का आता है। ये पैक करने का काम करती हैं, पैकेजिंग करने का काम करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कि ये जो पुट्टिकाएं होती हैं इनके अंदर
ये बहुत दूर दूर तक, यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म जो होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये दूर दूर तक अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स तक ये लेके जा सकती हैं इनको, ठीक है। यानी कि इनका काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ये अगर देखा जाए तो ये डिस्पर्स्ड हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि ये फैल जाती हैं, ठीक है, ये डिस्पर्स हो जाती हैं, ये फैल जाती हैं और अलग अलग जगह के अंदर ये आगे मूवमेंट करती हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, पुटिकाएं बोलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया होगा, इसके बारे में बात करनी होगी इसमें। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करते हैं हम लोग ट्यूब्यूल्स के बारे में। ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? ट्यूब्यूल्स लगभग 50 से 190 मिली माइक्रोन के आसपास इनकी जो होती है वो संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल्स जो हैं, अगर हम लोग बात करें, कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ट्यूब्यूल्स को हम नलिकाएं भी कह सकते हैं। नलिकाएं जो होती हैं, आपको पता है ये कैसी होती हैं? अगर हम लोग बात करें तो ये अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है। अंदर से ये कैसी होंगी? बिल्कुल खोखली होंगी, अंदर से बिल्कुल हॉलो होती हैं। और इनके हॉलो होने की वजह से यहाँ पे अलग अलग तरह के ये हार्मोन के सिंथेसिस में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो स्टीरॉइड के सिंथेसिस में, या फिर अगर हम लोग बात करें कि लिपिड के निर्माण के अंदर इन वेसिकल्स, इन नलिकाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये कि वो वाला स्थान जो इनके द्वारा घेरा जाता है, ठीक है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो स्थान जो ट्यूब्यूल द्वारा घेरा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ल्यूमेन कहते हैं। और इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन भी नाम देते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन भी नाम देते हैं। क्यों देते हैं इसको? ल्यूमेन क्या होती है जानते हो? ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? ल्यूमेन का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। मैंने अभी अभी आपको एक चीज बोली है कि ये अंदर से खोखली होती हैं। तो अगर कोई भी एक संरचना है, जैसे कि मान लो कि ये मान लो क्या है ये, तो ये जो मार्कर का ढक्कन है ये अंदर से कैसा है बेटा? ये अंदर से हॉलो है, खोखला है। और इसके खोखला होने की वजह से, इसके अंदर हॉलो होने की वजह से ये कैसा होगा? इसके अंदर के हॉलो होने की वजह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये क्या काम कर रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग ल्यूमन बोलते हैं। जो चीज अंदर से हॉलो होती है, खाली होती है, खोखली होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन नाम दिया। क्लियर है ये चीज? ओके, इस चीज को आप लोग एक बार लिख लेना। चलिए, तो ये वाले 3 पार्ट हो गए हमारे, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इनके अलावा हम अगर बात करते हैं तो एक और संरचना होती है, समझिएगा। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ये जो होती हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो दो संरचनाएं जो होती हैं, एक तरफ से तो ये जुड़ी हुई होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी कि
जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है ये वहां से जुड़ी हुई होती हैं। और दूसरी तरफ से जुड़ी हुई होती हैं जो केंद्रक होता है, केंद्रक की जो कला होती है। तो कभी भी ध्यान रखना इस चीज को, हमेशा आप लोग कभी भी भूलिएगा मत कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक की जो कला होती है उसके ऊपर जो है ये उपस्थित होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स जो है, वहां से इनका होना जो है वो स्टार्टिंग होनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। टाइप्स ऑफ ईआर। तो टाइप्स ऑफ ईआर को हम लोगों ने दो टाइप में बांटा हुआ है। एक तो हो गया आपके एसईआर और एक हो गया आपका आरईआर। ठीक है, एसईआर को हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो दूसरा होता है जिसको हम आरईआर बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो आरईआर और एसईआर। ठीक है, अब पहले हम लोग बात करते हैं आरईआर के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, इनके ऊपर राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो ये मैं रेड पेन से ये बना रही हूँ, यहाँ पे राइबोसोम्स जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैडम आपने कहा है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर भी होते हैं, बहुत लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछी है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स की जो लार्ज यूनिट होती हैं वो यहाँ पे संलग्न होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो फ्री जो होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं यूजुअली देखा जाए तो उनके पास कोई झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, और ना ही किसी भी झिल्ली के साथ में वो जुड़े हुए होते हैं। अब क्या होता है कि जो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है, जो केंद्रक होता है, वो क्या करता है कि एक तरह के पर्टिकुलरली प्रोटीन्स बनाता है, और उन्हीं प्रोटीन्स की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो आपका राइबोसोम्स जो हैं वो कई बार अटैच रहते हैं या साथ में जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जब भी केंद्रक कोई भी प्रोटीन बनाता है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, केंद्रक कोई भी प्रोटीन बनाता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, वो हमेशा कहाँ पे होता है, ये होता है हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो केंद्रक सिग्नल भेज रहा है, ठीक है, कि उसने एक एमआरएनए को बाहर भेज दिया। अब वो एमआरएनए कहाँ पे आता है, वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आरईआर वाली जगह पे, यानी कि राइबोसोम पे। चलो, ये मैंने बोल तो दिया है कि इसको समझते कैसे हैं, समझिएगा। जैसे कि मान लो जैसे कि हमने ये माना कि ये एक संरचना है, ये वाली। ठीक है, अब ये जो संरचना है इसके अंदर ये जो हुआ, ये क्या हुआ, केंद्रक हुआ, यानी कि आपका न्यूक्लियस हुआ। इसके चारों तरफ ये क्या होगा, ये हमने ये कहा कि ये हो गया आपका आरईआर हो गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ था, इधर की तरफ क्या होता है, इधर की तरफ क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, ये एमआरएनए बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, एमआरएनए बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, आप सबको पता है, एमआरएनए बनने का प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब जब एमआरएनए बाहर की तरफ निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, आरईआर के पास जाएगा, और आरईआर के पास पहले से ही यहाँ पे अटैच क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, और ये राइबोसोम्स आगे किसका काम करते हैं, प्रोटीन निर्माण का, यानी कि प्रोटीन को सिंथेसिस करने का, यानी कि प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। किसका कार्य कर रहे हैं, ये प्रोटीन निर्माण का ये कार्य कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाती हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पे एक कर लिया होगा आप लोगों ने। अब एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो ये राइबोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, जो सिग्नल यहाँ पे होगा, सिग्नल हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन के बाद में जो राइबोसोम्स का काम अगर खत्म हो जाता है तो ये इससे डिटैच भी हो जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अलग भी हो जाते हैं, और ये दोनों यूनिट जो होती हैं ये अलग अलग हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती हैं ये दोनों के दोनों यूनिट्स। तो कहने का मतलब है कि जो केंद्रक के अंदर काम हो रहा है, केंद्रक के अंदर जो mRNA बन रहे हैं, ये mRNA आगे बाहर मूव करते हैं, और जहाँ पे भी ये मूव करेंगे, जहाँ पे भी ये आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद ये अटैच कहाँ पे हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या उपस्थित है, यहाँ पे राइबोसोम उपस्थित है, और ये राइबोसोम आगे जाके सिग्नल देता है, और ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण जो है वो आरंभ कर देता है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा आरईआर के बारे में। कल पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और कल ही हम लोग पढ़ेंगे इसके कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और इसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।